ज़्यादातर जो से थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो से होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वो पाए जाते हैं किसमें, पौधों में और जानवरों में। पौधों में और जानवरों में नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, सिंथेसाइज्ड तरकीब पाते हैं किसमें, पौधों में और जानवरों में, इन दोनों में तरकीब पाते हैं थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जबकि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। ठीक है ना, सिंथेसाइज्ड का मतलब है तरकीब पाना, तरकीब, ठीक है ना। थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उनसे होते हैं वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, जानवरों में और पौधों में, जबकि मिलियंस, मिलियंस की बात हो रही है, 10 लाखों, लाखों की, मिलियंस लाखों की बात हो रही है यहाँ पर, प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, यानी कि लाखों जो उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो लेबोरेटरी में प्रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद यूजेज एज फूड, फूड के तौर पर भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जो सा हम दूध पीते हैं, अंडे खाते हैं, मीट खाते हैं, गोश्त, वेजिटेबल्स खाते हैं, ये सारे वाइटामिन लेते हैं, वो सारे के सारे वाइटामिन फलों में पाए जाते हैं, वेजिटेबल्स में भी वाइटामिन पाए जाते हैं, वेजिटेबल्स में वाइटामिन पाए जाते हैं, जबकि मीट में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। मीट में प्रोटीन पाए जाते हैं, प्रोटीन जो उनसे अमाइनो एसिड से बने होते हैं, जो कि प्रोटीन जो कि क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। एग्स भी अमाइनो एसिड के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मिल्क में भी क्या होता है, मिल्क में फैट्स होते हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही आते हैं। कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और वाइटामिन। कार्बोहाइड्रेट्स जो उनसे होते हैं ये रोटी में होते हैं, प्रोटीन्स जो उनसे होते हैं ये दूध, ये गोश्त में होते हैं, और फैट्स जो उनसे होता है दूध में होता है, और वाइटामिन जो उनसे होते हैं ये सेब, केलों में होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद यूजेस ऑफ क्लोथिंग, क्लोथिंग में भी इसे इस्तेमाल करते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ क्लोथिंग, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपकी ऑल टाइप्स ऑफ क्लोथिंग में इस्तेमाल आर मेड अप ऑफ नेचुरल फाइबर्स, कॉटन कपास की, सिल्क रेशम की, और वूल ऊन, यानी कि तीनों, कपास, रेशम, ऊन, इन तीनों के फाइबर्स बनते हैं, उन फाइबर्स से कपड़े तैयार होते हैं, नेचुरल फाइबर्स से भी कपड़े तैयार होते हैं, ठीक है ना। ऑल टाइप्स ऑफ क्लोथिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पर ये जो उनसी यूजेस ऑफ क्लोथिंग में भी ख़ास तौर पर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्लोथिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल कपास, रेशम, ऊन जो उनसी है, कॉटन, कपास, सिल्क, रेशम, वूल, ऑल, ये सबसे पहले ये इसकी फसल उगाई जाती है, फसल उगाने के बाद इसके क्या फाइबर्स तैयार किए जाते हैं, उन फाइबर से कपड़ा बनता है और कपड़ा हम पहनते हैं। फिर इसी तरीके से सिंथेटिक फाइबर्स भी हैं जो मैन मेड होते हैं, जो इंसानों ने बनाए हुए हैं। नायलॉन से भी कपड़े के लिए तैयारी के लिए इस्तेमाल होता है। डैक्रोन, ये इसका फार्मूला है, C10H8O4, ये इसका फार्मूला है, ये कपड़े की तैयारी में इस्तेमाल होता है। एक्राइलिक एसिड जो सा होता है, एक्राइलिक, ये LCD की तैयारी में इस्तेमाल होता है, LCD की तैयारी में इस्तेमाल होता है, और ये इसका C5O2 और H8N इसका फार्मूला है, ये LCD की तैयारी में इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से ये लेंस में भी इस्तेमाल होता है, ये ठीक है ना, लेंस बनाने में जिनसे हम आंखों में डालते हैं उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एक्राइलिक। और फिर उसके बाद आगे आता है यूजेस ऑफ एज हाउसेज, घरों में भी ये यूज़ कैसे होते हैं कि वुड, लकड़ी जो उनसी होती है ना, उसमें सेलुलोज होता है, सेलुलोज का जो सा मोनोमर होता है वो ग्लूकोज होता है, ठीक है ना। मैंने अभी पीछे पढ़ाया हुआ था कि मोनोमर क्या होता है, मोनोमर क्या होता है, ये सेलुलोज क्या है, सेलुलोज जो सा उसका छोटा से छोटा जो सा पार्ट होता है वो क्या होता है, नेचुरली सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि सेलुलोज जो सा दरख्तों में पाया जाता है, दरख्तों में, यानी कि मैं अल्लाह ताला ने बनाया है ये सेलुलोज, ठीक है ना, हमने नहीं बनाया, ये नेचुरली सिंथेसाइज्ड का मतलब है तरकीब पाना, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ये तरकीब पाया हुआ है, नेचर में है, तरकीब है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरकीब है, नेचर में ही एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, इसकी तरकीब नेचर में है, इसलिए सेलुलोज नेचर में एग्जिस्ट करता है। और इसे हम घर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद आगे आता है यूजेस एज फ्यूल्स, हम इसे फ्यूल बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं, यूजेस एज फ्यूल्स, यानी कि फ्यूल्स वही ठीक है ना, वही यूज़ ऑटोमोबाइल्स, ठीक है ना। फ्यूल जो सा होता है, हमें पता है कि फ्यूल जो सा पेट्रोल होता है, फ्यूल्स वो यूज़ ऑटोमोबाइल में हम यूज़ करते हैं, गाड़ियों में, घरों में यूज़ करते हैं पर्पसेस, ठीक है। और ये फ्यूल जो सा फ्यूल के तौर पर कोल इस्तेमाल होता है और पेट्रोलियम में इस्तेमाल होता है, ये दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। कोल को हम जलाते हैं,
फ्यूल के तौर पर, पेट्रोलियम को हम जलाते हैं फ्यूल के तौर पर इन घरों में भी और गाड़ियों में भी। पेट्रोलियम तो गाड़ियों में ही होता है ना, गाड़ियाँ वगैरह उरा बरा ये वो, ठीक है ना, उसमें ये एज अ फ्यूल इस्तेमाल होता है। अगर पेट्रोलियम ना हो तो गाड़ियाँ नहीं चलेंगी फ्यूल के तौर पर। और फिर नेचुरल गैस जो उनसे होती है ये भी फॉसिल फ्यूल्स के तौर पर इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। नेचुरल गैस एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी फॉसिल फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। नेचुरल गैस एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये भी फॉसिल फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। और ये भी फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल एक ऐसे फ्यूल्स होते हैं जो हम फॉसिल्स ज़मीन में मौजूद मादनी, ज़मीन में मौजूद जो फॉसिल्स हैं, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, जितने भी ये कोयला वगैरह निकलता है ज़मीन से जितनी भी मादनियात निकल रही हैं, ठीक है ना, ज़मीन से जितनी भी मादनियाँ निकल रही हैं, कोयला निकल रहा है, पेट्रोल निकल रहा है, ठीक है ना, उन सब को हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स, जो पौधों की, जानवरों की बाक़ियात हैं। और ये बाक़ियात 500 मिलियन साल लगे हैं बाक़ियात को पेट्रोल में कन्वर्ट होने में, बाक़ियात को कोयले में कन्वर्ट होने में पौधों की, ठीक है। हमने पीछे पढ़ कर आए हैं कि कोयले की इकसाम कितनी है, पीट, लिग्नाइट, पिचुमिनस, ठीक है ना, ये सारी हम पीछे पढ़ कर आए हैं कोल की इकसाम। अब आगे पेट्रोलियम की भी इकसाम पढ़ेंगे, ठीक है ना। यूजेज एज मेडिसिन, हम इसे मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उनसे कुदरती तौर पर प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में ये देखें जो उनसे ये है ना, यूजेज एज मेडिसिन, ये लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उनसे नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, किस में, पौधों में, उससे हम मेडिसिन तैयार कर रहे हैं। और वो जो उनसी मेडिसिन हैं वो मोस्ट ऑफ द लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं, यानी कि जो जान को बचाती हैं। एंड ड्रग्स वो नशे वाली अद्वियात नहीं है, ये बाज़ात ऐसी ड्रग्स भी होती हैं जो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी होती हैं, ठीक है ना। एंटीबायोटिक्स ऐसी अद्वियात जो बैक्टीरिया को जड़ से ख़त्म करती हैं। किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटा ऑर्गेनिजम्स, जानदार, छोटे जानदारों को मारने के लिए जोन सी दवा इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं एंटीबायोटिक्स। किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच काज इन्फेक्शियस डिजीज़, जो इन्फेक्शन का सबब बन रहे हैं, जो बीमारियों का सबब बन रहे हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होती है। इसकी तारीफ़ है, ये सिंथेसाइज्ड होते हैं इन लेबोरेटरीज़ में ये तैयार किए जाते हैं, सिंथेसाइज किए जाते हैं, तरकीब दिए जाते हैं, ठीक है ना। एंटीबायोटिक अद्वियात जो उनसी हैं वो लेबोरेटरीज़ में तैयार की जाती हैं। और फिर इसी की तरह रॉ मटेरियल, ये यानी कि यूजेज एज रॉ मटेरियल भी हम ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड टू प्रिपेयर अ वेराइटी ऑफ मटीरियल्स, ठीक है ना, हम इसके इस्तेमाल कर रहे हैं प्रिपेयर करने के लिए। आप वैरायटी ऑफ मटेरियल्स की तैयारी में इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसे बहुत से मटेरियल्स की तैयारी में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रबर की तैयारी में इस्तेमाल कर रहे हैं, पेपर की, इंक की, ड्रग्स की, डाइज, रंग और रोगन, पेंट्स, डाइज भी हैं, पेंट्स भी हैं, वार्निशेस की मैंने ये तारीफ लिखी है कि वार्निश माय कोटिंग का मवाद होता है, इसमें माय कोटिंग होती है, माए की तरह का होता है ये मवाद, ठीक है ना, जिसमें एक रेज़न होता है, ठीक है ना, जो सख्त शफाफ फिल्म में सूख जाता है। यानी कि जो सा रेज़न है ना, ये रेज़न जब आप वार्निश करेंगे ना किसी भी सतह के ऊपर, तो उसमें रेज़न में जो सा सॉल्वेंट होगा ना, जो सा रेज़न में, वार्निश में जो सा सॉल्वेंट होगा, वार्निश के अंदर जो सा सॉल्वेंट होगा, जिसने अपने अंदर सॉल्यूट को हल किया होगा, वो सॉल्वेंट खुश्क हो जाएगा सूरज की रोशनी में। जैसे ही वो खुश्क होगा, जो उनसे एक्स्ट्रा पार्टिकल्स रह जाएंगे सॉल्यूट के, वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऑक्सीडाइज्ड होंगे, ऑक्सीडेशन होगी उनकी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, हाइड्रोजन निकलेगी या फिर ऑक्सीजन ऐड होगी। ऑक्सीडेशन की तारीफ पढ़ी है ना। पॉलीमराइज होंगे, पॉलीमराइज का मतलब क्या है, पॉलीमराइज होना यानी कि जो उनसे छोटे छोटे मोनोमर है ना वो आपस में मिलेंगे और पॉलीमराइज होंगे। एक्स्ट्रा पार्टिकल्स जो उनसे बच गए हैं ना वो पॉलीमराइज होंगे, यानी कि जो उनसे मोनोमर छोटे छोटे से पार्टिकल्स वो आपस में मिलेंगे,
मिलने के बाद एक पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस से गुजरेंगे और आपस में मिल जाएंगे। मोनोमर्स पॉलीमराइजेशन मैंने पीछे पढ़ाया है कि पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि छोटे छोटे से पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं और एक बड़ा सा कंपाउंड बनाते हैं। मिसाल के तौर पर सेलुलोज है, सेलुलोज को बनाने वाला जो सा छोटे से छोटा पार्टिकल है वो ग्लूकोज है। सेलुलोज को बनाने वाला जो सा छोटे से छोटा पार्टिकल है वो है जी ग्लूकोज। फिर इसी तरीके से ग्लूकोज है, ठीक है। इसी तरीके से ये पॉलीमराइज में क्या होगा कि जो उनसे बाकी बच गए होंगे ना पार्टिकल्स किसके, वार्निश के, ठीक है ना, वो मोनोमर्स आपस में मिलेंगे। ये क्या है, ये मोनोमर्स है और ये पॉलीमराइज्ड मटेरियल है। ये मोनोमर आपस में मिलेंगे और ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से सेलुलोज बनेगा। फिर इसी तरीके से जो उनसे छोटे छोटे से पार्टिकल्स होंगे जो उनसे बाकी बच गए हैं उस सतह के ऊपर, वो आपस में मिलेंगे। मिलने के बाद एक पॉलीमराइज्ड मटेरियल बनाएंगे, एक खुश्क फिल्म बनाएंगे, ठीक है ना, एक फिल्म बना देंगे उसके ऊपर। मिलने के बाद एक फिल्म बना देंगे जो कि बहुत सख्त होगी। ये क्या करेगी, ये उसकी वैरायटी को बढ़ाएगी, उस सतह को जल्दी ख़राब नहीं होने देगी। ऑक्सीडाइज्ड का क्या मतलब है, मैंने ऑक्सीडेशन की आपको तारीफ भी बताई थी कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन में यहाँ पर देखो, ऑक्सीडेशन में ये पहला O आ रहा है, यहाँ पर O2 की बात हो रही है, ठीक है ना। और ऑक्सीडेशन में ये वर्ड O क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है इस ऑक्सीडेशन वर्ड में। इसी तरीके से ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी और हाइड्रोजन जो उनसी होगी वो रिमूव होगी, बाकी दोनों चीज़ें रिमूव हो रही होंगी, ये भी रिमूव और इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो रहे हैं। फिर इसी तरीके से जो उनसे रिडक्शन होगी, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो रही होगी, हाइड्रोजन ऐड हो रही होगी और इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो रहे होंगे। ये है जी हमारा, ये हमें तारीफ याद होगी, ठीक है, समझ आ गई। ये है, मैं फिर दोबारा से बता रहा हूँ कि इसमें क्या होता है, इसमें वार्निश में क्या होता है, वार्निश किसे कहते हैं, वार्निश कहते हैं उसको, ड्रग्स को। वार्निश किसे कहते हैं, ड्रग को कह रहा हूँ मैं। वार्निश जब हम किसी की सतह के ऊपर, मिसाल के तौर पर साइकिल है, साइकिल की लोहे की सतह जो उनसी है उसके ऊपर हमने वार्निश किया है। वार्निश करने के बाद वो जो सा वार्निश किया है, ठीक है ना, वार्निश किया है ना हमने, स्प्रे मारी है उसके ऊपर, ठीक है ना, तो फिर जो सा वार्निश का सॉल्वेंट हिस्सा होगा जिसके अंदर सॉल्यूट हल है, वो सॉल्वेंट हिस्सा जब हम साइकिल चलाएंगे बाहर लेकर जाएंगे, वो सूरज की रोशनी में क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। और जो सा बाकी बचेगा सॉल्यूट, ठीक है ना, वो सॉल्यूट क्या करेगा, वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स कुछ ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे, यानी कि या तो वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स अपने एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे या हाइड्रोजन को निकाल देंगे या ऑक्सीजन को ऐड करवा देंगे, यानी कि ऑक्सीडाइज्ड कर देंगे अपने आप को और एक फिल्म बना देंगे, या फिर वो पॉलीमराइज हो जाएंगे, यानी कि छोटे छोटे से पार्टिकल्स जो उनसे हैं वो मोनोमर्स हैं। जब वो आपस में मिलेंगे तो एक बहुत ही मजबूत किस्म का पॉलीमराइज्ड मटेरियल बनेगा, वो होगी फिल्म, ठीक है ना, जो कि साइकिल को महफूज रखेगी किससे, बाहरी खतरात से, जितने भी डेंजरस साइकिल को आएंगे, पेश आएंगे साइकिल की सतह को, कीचड़ लग गया या फिर ऊपर केमिकल गिर गया, फैक्ट्रियों में गए केमिकल गिर गया साइकिल के ऊपर, ठीक, वो फिल्म जो सी है वो जल्दी ख़राब नहीं होने देगी साइकिल की सतह को, ठीक है। फिर पेस्टिसाइड्स होते हैं, ये कीड़े मार अद्वियात, कीड़ों को मारने के लिए तैयार किया जाता है पेस्टिसाइड्स, ठीक है ना, ये फसलों में इस्तेमाल होता है पेस्टिसाइड्स। फिर ये हो गया, और कोई मसला हो तो बता देना, ठीक है ना, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। ओके, अगर समझ आ गई हो गलती से तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना।